अतुल सुभाष की बीवी गिरफ्तार हो चुकी है। बीवी वहां पे गिरफ्तार होती है तो वहीं पर उनके गूगल ड्राइव लिंक से अहम सबूत और सबसे इंपॉर्टेंट सबूतों में से एक गायब हो जाता है, बिल्कुल रहस्यमय तरीकों से। ना पुलिस को पता लग पाता है, ना गूगल हेडक्वार्टर को पता लग पाता है कि किसने उनके गूगल ड्राइव लिंक से डॉक्यूमेंट गायब किए। लेकिन आज हमारे पास वही डिलीट किए हुए डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में है। चाहे कोई भी कितनी भी डिलीट करने की कोशिश कर ले, लेकिन हम क्राइम जर्नलिस्ट आज आपके सामने अतुल सुभाष की उस डॉक्यूमेंट को आपके सामने रख रहे हैं। माय लॉर्ड के नाम से डॉक्यूमेंट था। इस डॉक्यूमेंट में अतुल सुभाष ने पूरे न्याय प्रणाली, जजेस और जजेस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। और जैसे ही डॉक्यूमेंट गायब हुआ तो सवाल उठने लगे कि क्या अतुल सुभाष के जो डॉक्यूमेंट्स थे या जो सबूत थे उसे छेड़छाड़ की कोशिश हुई है। क्योंकि यहां पर बीवी गिरफ्तार होती है और बीवी की गिरफ्तार होते ही डॉक्यूमेंट अचानक से कैसे गायब हो जाते हैं, इसके बारे में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन गायब हुए डॉक्यूमेंट पुलिस के हाथ लगे ना लगे, हमारे हाथ में तो आ चुके हैं और लगभग 17 पन्नों की डिटेल है। और इसकी हेडलाइन अगर आप ध्यान से सुने तो सुनिए उन्होंने, अतुल सुभाष ने इसकी हेडलाइन क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, टू दी माय लॉर्ड्स ऑफ इंडियन कोर्ट फ्रॉम अनदर डेड मैन। इनका सीधे से मतलब है कि जो उन महामहिम जो भारत के हैं उनके लिए मैं ये लेटर लिख रहा हूं। किसके द्वारा लिख रहा हूं? उन्होंने आगे ये लिखा कि एक मरे हुए इंसान के द्वारा ये डॉक्यूमेंट सीधे तौर पर महामहिम जो इस देश के हैं उनके नाम पर ये मैं डॉक्यूमेंट लिख रहा हूं। इस डिकोडिंग क्राइम में परत दर परत इस पन्नों को पलटेंगे और बताएंगे कि अतुल सुभाष ने कैसे जजेस के लिए न्याय प्रणाली को लेकर बीवियों से संबंधित बहुत सारी अहम जानकारी इसके अंदर रखी है। डिकोडिंग में आज दूसरी बात ये भी करेंगे कि कैसे जो निकिता सिंघानिया है, जो उनकी धर्म पत्नी है, उनकी सैलरी कितनी है। क्योंकि सैलरी उनकी मोटी थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि पति पैसे दे और उसी पैसे से मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करूं। तो अपनी जेब से वो पैसा क्यों खर्च नहीं करना चाह रही थी, इसके बारे में बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी है। और उनकी सैलरी कितनी है और क्यों अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर पा रही थी, इसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे तीसरी चीज, जो सबसे अहम चीज यह है कि कैसे यूपी पुलिस के नाक के नीचे से बिना उन्हें भनक लगे पुलिस आती है और निकिता सिंघानिया के परिवार वालों को गिरफ्तार कर डॉक्टर और नर्स बनकर गिरफ्तार कर वापस ले जाती है और कानों कान किसी को भनक नहीं लगती। यूपी पुलिस अपने आप को बहुत मुस्तैद मानती है, उन्हें लगता है कि उनसे अच्छा एनकाउंटर कोई और कर नहीं सकता। तमाम उनके खिलाफ जो वाहवाही होती है, लेकिन जब ऐसे केसेस आते हैं जिसमें दूसरे राज्य की पुलिस चुपचाप आकर दबिश देती है, चाय पानी पीती है और गिरफ्तार कर ले जाती है, और यूपी पुलिस को भनक क्यों नहीं लग पाती, इसके बारे में जो पर्दे की पीछे की जो कहानी है आप अगर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि एक पुलिस दूसरी पुलिस के साथ जासूस वाला खेल खेल रही है। क्या है कहानी, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट का सिर्फ पहला पन्ना बता दूं, पहले पन्ने में क्या लिखा गया है। तो अतुल सुभाष जिस तरीके से वो लिखते हैं कि टू दी माय लॉर्ड्स ऑफ इंडियन कोर्ट फ्रॉम अनदर डेड मैन, मतलब एक मरे हुए इंसान के द्वारा एक डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है टू द महामहिम को। वो अपने इस लेटर को 3 हिस्सों में बांटते हैं। अब इसको ध्यान से सुनने की आपको जरूरत है। वो लिखते हैं, जो पहली लाइन लिखते हैं, ओ ग्रेट माय लॉर्ड्स टू द पिनिकल ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन द सुप्रीम बीइंग्स। मतलब वो ये कहते हैं कि जो जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, वो एक सबसे सक्सेसफुल और सबसे उन्नत इंसान हैं जो इस जगह पर बैठे हैं। इसके बाद वो अपने लेटर को 3 सेक्शन में बांटते हैं और लिखते हैं कि मेरी जो कहानी है उसके बारे में बातें हैं, और कई सारे वो अटैचमेंट या कहीं वीडियो, यूट्यूब की जो वीडियो लिंक्स है वो उसके अंदर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे आप पढ़ सकते हो। दूसरी जो चीज लिखते हैं वो लिखते हैं कि ज्ञान सेक्शन, मतलब यहां पर आपको ज्ञान वाली बातें मिलेगी। ज्ञान वाली बातें क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनने की जरूरत है, अंत तक बने रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रोंगटे खड़े कर देगी। और तीसरा जो उनका इस पूरे 17 पन्नों की जो पेज में उन्होंने लिखा है, वो लिखा है ट्रोलिंग सेक्शन। अब उसमें इन्होंने साफ तौर पर न्याय प्रणाली पर कई सवाल खड़े किए हैं और न्याय प्रणाली से कई सवाल पूछा है, और शायद इसीलिए ये डॉक्यूमेंट गायब हो गया था, क्योंकि तीसरे सेक्शन में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो शायद हो सकता है कईयों को चुभे। क्योंकि वो अपनी आखिरी लाइन ये लिखते हैं
कि एक मरे हुए इंसान जो टैक्स दे रहा था अब वो टैक्स दे नहीं पाएगा, तो बस एक आखिरी में दरख्वास्त करता है कि उसे इंसाफ मिले, क्योंकि वो चाहता है कि न्याय प्रणाली एक मरे हुए इंसान की कम से कम एडवाइस मान ले, कुछ बातें मान ले और अपने आप में कुछ सुधार कर ले। तो इसके बारे में जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले जो पन्ने में जो चीजें थी वो बताई, लेकिन अब जब हम पन्ने पलटेंगे तो कई सारी चीजें बाहर आने वाली हैं। क्या क्या चीजें बाहर आने वाली हैं, चलिए आप इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर समझते हैं। अब इस 17 पन्नों के डॉक्यूमेंट में जिसे डिलीट करने की कोशिश की गई थी या यूँ कहें कि गायब करने की कोशिश की थी, क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले बता दूं कि निकिता और उनके जो माताजी हैं, उनके जो भाई हैं, वो कैसे गिरफ्तार हुए और बेंगलुरु पुलिस ने किस तरीके से अपनी मुश्तैदी दिखाकर इन सभी को पकड़ा। तो देखिए, जो निकिता है वो गुरुग्राम में रह रही थी एक पीजी में, और अचानक से उन्हें लगता है कि अब उन्हें पीजी बदल देना चाहिए। और जब ये खबर सुनती हैं 9 तारीख को अतुल के मरने की, उन्हें पता लगता है, तो उन्हें ये समझ में आ जाता है कि आने वाले वक्त में जो पेच है वो उन पर फंसेगा, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और इसीलिए निकिता ये कोशिश करती हैं कि वो जिस जगह पर इतने दिनों से रह रही थी वो पीजी बदल दें। और इसलिए वो कई सारे पीजी देखती है, जहाँ पर उन्हें गुरुग्राम में 40,000 रुपये का एक पीजी दिखता है। वो उसमें जाना शुरू करती हैं, उस पीजी में रहने के लिए हामी भरती हैं। और जो वहाँ के मालिक थे उस पीजी के, उनको अपने डॉक्यूमेंट देती हैं वेरिफिकेशन के लिए। वही डॉक्यूमेंट्स चले जाते हैं पुलिस वालों के पास। अब देखिए, यहाँ पर वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स जा चुके हैं पुलिस वालों के पास। इधर अतुल की मौत हो जाती है, तो बेंगलुरु पुलिस जो है वो निकिता को ढूंढ रही होती है। निकिता का परिवार अलग गायब, निकिता अलग गायब, निकिता कहीं मिल नहीं रही, उन्हें ट्रेस किया जा रहा था। अब निकिता और उनकी फैमिली इतनी चालाक है कि उन्हें पता है कि अगर वो कॉल डायरेक्ट करेंगी फ़ोन से, नंबर के थ्रू, सिम के थ्रू, तो पकड़ी जा सकती हैं, ट्रैक हो सकती हैं। और इसीलिए वो लोग व्हाट्सएप कॉल का सहारा लेते हैं। लेकिन निकिता इधर डर गई थी, उन्हें समझ में आ गया था कि अगर आने वाले वक्त में पुलिस उन्हें पकड़ लेती है तो वो बचेंगी कैसे। और इसी सिलसिले में वो अपने एक रिलेटिव को कॉल कर देती हैं, ज़मानत के बारे में पूछने में, आगे कैसे बचना है ये जानकारी प्राप्त करने के लिए। अब इन्हीं चीज़ों को जो बेंगलुरु पुलिस है वो ट्रेस कर लेती है। इधर गुरुग्राम पुलिस को भी वेरिफिकेशन के लिए जो मिला था कि पीजी में एक महिला इस नाम की रहने आई है, तो वो भी कांटेक्ट करती है। और उसी के थ्रू बेंगलुरु पुलिस को पता लग जाता है कि जो निकिता है वो गुरुग्राम में छिपी हुई हैं। जो पुलिस है वहाँ पर दस्तक देती है और उनको पकड़ लेती है। अब पकड़ने के बाद अगला टास्क था उनकी माताजी और उनके भाई को अरेस्ट करना, क्योंकि वो दोनों भी गायब थे। और आपने एक वीडियो देखा होगा जहाँ पर आधी रात को, जब अतुल की मौत होती है उसकी अगली रोज़ आधी रात को निकिता की माताजी हाथ जोड़कर मीडिया के सामने भागने की कोशिश कर रही होती है, और उसके बाद वो ऐसा गायब होती है किसी को नहीं मिलती। पुलिस वाले ट्रेस भी करते हैं तो भी कोई खबर नहीं मिलती। अब ऐसे में जब निकिता अरेस्ट होती है तो जो बेंगलुरु पुलिस है वो निकिता के साथ एक चाल चलती है और उनकी माता जी को कॉल करवाती है। वो कहती है कि आप अपनी माता को कॉल करिए और पता लगाइए कि वो कहाँ है। अब निकिता जो है वो तो जानती भी थी, लेकिन पुलिस वालों के सामने वो क्या बोले, तो वो कॉल करती है, पता लगाती है, और पुलिस वालों को पता लगता है कि ये लोग जौनपुर से सीधा प्रयागराज भाग गए हैं और वहाँ पर एक होटल में छुपे हैं। होटल का नाम क्या है, तो होटल का नाम होता है रामेश्वरम। यहाँ पर वो लोग छुपे हुए हैं। अब बेंगलुरु पुलिस अपने 2 ऑफिसर्स को भेजती है, जिसमें एक लेडी है और एक पुरुष हैं। अब उनका नाम क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि एक का जो नाम है वो है विनीता, वो नर्स बनकर उस होटल में जाती हैं। और जो दूसरे हैं उनका नाम भी अगर मैं आपको बताऊं तो वो है शिवप्पा। वो वहाँ पर पुलिस वाले बनकर, माफ करिएगा, वो वहाँ पर डॉक्टर बनकर जाते हैं। यानी एक पुलिस वाला जो है, जो पुरुष है, वो डॉक्टर बनकर गया और जो लेडी पुलिस ऑफिसर विनीता है वो नर्स बनकर गई। अब इसके बाद जिस होटल रूम में, मैं आपको होटल रूम बताती हूँ कि जो पेरेंट्स थे, जो निकिता के जो माता जी थी और जो उनके भाई थे, वो उसी होटल की 5वीं मंजिल के रूम नंबर 101 में छुपे हुए थे, बड़ी ही चालाकी से। अब ये दोनों जो ऑफिसर्स पहुंचते हैं, ये लोग भी वहाँ पर जाकर मैनेजर से कहते हैं कि हम बनारस से आए हैं, मैं डॉक्टर हूँ, ये नर्स हैं, हमें एक कमरा अलॉट कर दीजिए। तो 2 कमरे वो लोग लेते हैं। अब उनको कमरा मिलता है, रूम नंबर 108 मिलता है विनीता को और रूम नंबर 101 मिलता है शिवप्पा को। अब इसके बाद ये पूरी रात छानबीन करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो दोनों माँ बेटे हैं कहाँ छुपे हैं। और जब इन्हें पता लग जाता है तो उस कमरे की रात भर निगरानी करते हैं। बिल्कुल कैजुअल कपड़े में जाते हैं, किसी को भनक तक ना लगे कि ये पुलिस वाले हैं, किसी को पता तक ना लगे किसी की रेकी कर रहे हैं। और जब ये लोग पता लगा लेते हैं कि इस रूम में, यानी 111 रूम नंबर में जो माँ बेटे हैं छुपे हुए हैं, तो रात भर इंतज़ार करते हैं ताकि किसी को कुछ भागने का मौका ना मिले, क्योंकि अगर लोगों को पता लग जाता कि पुलिस वाले यहाँ पर आ चुके हैं तो वो लोग फरार हो सकते थे। तो बड़ी ही आराम से वहाँ पर रहते हैं, एकदम आम इंसान की तरह। और सुबह इनका दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा खोलती हैं निकिता की माँ, और 2 अनजान लोगों को देखकर वो घबरा जाती हैं। दोनों सीधे अंदर दाखिल होते हैं और वहाँ बताते हैं कि हम पुलिस वाले हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले वो लोग सुनते हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है, अब वो पकड़े जाएंगे, इसीलिए वो चुप भी रहते हैं।
पुलिस वाले जो दोनों लेडी ऑफिसर थी और जो पुरुष थे, जो उस वक्त ऑफिसर थे, वो वहाँ पर बैठते हैं, उनके साथ नाश्ता करते हैं और फिर उन्हें वहाँ से चुपचाप बाहर लाते हैं, टैक्सी में बिठाते हैं और वहाँ से एयरपोर्ट ले जाते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाती है, ना होटल के मालिक को पता लगता है, ना स्टाफ को पता लगता है और ना ही यूपी पुलिस को पता लगता है और ना वहाँ पर जो लोग ठहरे हुए थे उनको पता लगता है कि एक कमरे में पुलिस वाले घुसकर एक गिरफ्तारी करके ले गए हैं। अब पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा टास्क ये था कि निकिता, साथ ही साथ जो उनकी माँ है, उनके भाई हैं, उनको बड़ी ही चालाकी से फ्लाइट के अंदर, यानी आप जब प्लेन में उन्हें बिठा रहे हो तो लोग उन्हें पहचान ना ले, क्योंकि जिस तरीके से केस ये बड़ा हुआ था, लोगों ने निकिता की तस्वीर, उनकी माँ की तस्वीर देख ली थी, उनके अंदर गुस्सा होगा और इसीलिए पुलिस को ये भी डर था कि कुछ ऐसा वैसा अनहोनी ना हो जाए, कुछ लोग इन पर अटैक करने की कोशिश ना करें या जो प्लेन है उसमें माहौल जो है टेंस ना हो जाए। इसीलिए पुलिस वालों ने आधी रात को ये वहाँ से निकलते हैं और इन्हें बेंगलुरु लेकर आया जाता है। और फिलहाल निकिता अरेस्ट हो चुकी हैं। निकिता ने अरेस्ट होने के बाद जब उनसे पूछा जाता है तो ये भी बोलती हैं कि आप मुझे बताइए कि अगर मेरी जो सैलरी है, मैं कमाऊ बीवी हूँ, मैं भी अपना घर चला रही हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं अपने पति के पैसे ऐंठना चाहती तो मैं उसकी बीवी बनकर ही उसके घर पर रहती, तब मैं बड़ी आसानी से पैसे निकाल सकती थी। आप सब मुझ पर आरोप मढ़ रहे हैं, ये कहना है निकिता का। लेकिन अब सबसे अहम चीज़, निकिता की सैलरी के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे भी अहम चीज़ ये है हमारे पास जो डॉक्यूमेंट जो दीपक ने आपको शुरुआत में दिखाया, जिसे गायब करने की या यूँ कहें डिलीट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमने बड़ी ही जद्दोजहद के साथ इसे अपने पास इकट्ठा किया, इसका जुगाड़ किया, इसे मंगवाया, इसकी खोजबीन की और इसके बाद इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो हमने पढ़ी और जानी तो हमें पता लगा कि आखिर क्यों इसे डिलीट करना चाहते थे लोग, या यूँ कहें कि क्यों इसे गायब करना चाहते थे। फिलहाल 24 पन्नों का जो डॉक्यूमेंट पहले था वो अब भी गायब है, उनकी ड्राइव में मौजूद नहीं है, कहीं और नहीं मिल रहा, लेकिन वो हमारे पास अब भी सहेज कर रखा हुआ है। लेकिन अब ऐसे में बात करते हैं कि ये जो 17 पन्ने हैं इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, आखिर अतुल ने इसमें ऐसा क्या लिख दिया, तो मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ। देखिए, अतुल ने, जैसे दीपक ने बताया कि इसको कुछ सेक्शंस में बांटा है, तो सबसे पहले वो अपने बारे में जो बात कर रहे हैं मैं वो आपको बताती हूँ, बाकी का हिस्सा दीपक आपको समझाएंगे। तो पहले हिस्से में जो अतुल हैं वो कहना चाहते हैं कि देखिए, जो मेरे पिताजी हैं, जो मेरा भाई है, वो महज 2 बार मेरी बीवी से मिला है, क्योंकि जो इनकी बीवी निकिता है उन्होंने उनके पिता, उनकी माँ, उनके भाई पर भी चार्जेस लगाए कि ये लोग मेरे साथ मारपीट करते थे। अब अतुल जो है वो मिलॉर्ड, यानी कि जो हमारे कोर्ट के जज हैं, जिन्हें उन्हें लगता है कि उनके साथ गलत हुआ, उनकी कानून व्यवस्था पर वो सवाल उठाकर कह रहे हैं कि आप हमें ये बताइए सर कि अगर जो मेरी बीवी है वो शादी कर कर घर आती है तो महज 2 दिन मेरे भाई के साथ वो रहती है, 2 दिन मेरे पिताजी के साथ रहती है, प्लस 2 दिन जब उनके पिताजी का डेथ होती है निकिता की, तब मेरे पिताजी उनके घर गए थे, तब मुलाकात होती है। तो कुल मिला के 4 बार मेरे पिताजी के साथ मुलाकात हुई, 2 बार मेरे भाई के साथ मुलाकात हुई। तो ऐसे में मेरे भाई और मेरे पिता आखिर मेरी बीवी के साथ, मेरी पत्नी के साथ मारपीट कैसे कर सकते हैं, उसको हैरेस कैसे कर सकते हैं, उसके साथ टॉर्चर जैसी वारदात को कैसे अंजाम दे सकते हैं। तो इस पर अतुल जो है वो लिखते हैं कि आप ये समझिए, जो मेरे पिताजी हैं उन्हें चलने में भी एक तरीके से तकलीफ़ होती है, वो ठीक से चल नहीं पाते, वो किसी को मारेंगे कैसे। इसके अलावा अतुल ने ये भी लिखा है इस पूरी चीज़ में, वो लिखते हैं कि मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूँ कि आप एक बार इस चीज़ों पे गौर करिए, आप अपने जजेस पे जो आप बैठा रखे हैं आपने नीचे, उन पर गौर करिए कि वो किस तरीके से फैसला सुना रहे हैं। वो बाद में अतुल इसमें ये भी लिखता है कि आप लोगों ने इस तरह से मुझ पे फॉल्स केसेस लगा दिए, जो जज हैं वो मुझ पर ही ब्लेम डालने पर उतारी होगी, वो इस तरह से फैसला सुना रही थी, वो दोनों पक्षों को सुन ही नहीं रही थी, वो एक साइड की सुन के फैसला सुना रही थी। तो ऐसे में मैं जो मनी का सोर्स है, यूँ कहें कि जो जहाँ से पैसा आ रहा है उसको ही ख़त्म कर देता हूँ। या आपने देखा होगा कि 24 पन्ने का जो नोट था उसमें भी अतुल ने लिखा है। और साथ ही अतुल इस पूरे, जो मैं आपको इसका सार समझाऊँ तो उसमें अतुल ये लिखना चाहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि जो मेरे पिता हैं, जो मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, जो मेरा भाई है, उसे न्याय मिले। एक मरता हुआ आदमी अपने घर वालों के लिए न्याय मांग रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें पनिश करें, जिस हद तक उन लोगों ने मुझे टॉर्चर किया है, उन सब के सबूत, उन सब की चीज़ें इसमें अतुल ने मेंशन की है, जो आप भी एक बार पढ़िएगा ज़रूर। और साथ ही साथ अतुल इसमें ये भी लिख रहा है कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो एक मरे हुए आदमी की इंसल्ट होगी अगर आपकी न्याय प्रणाली या न्याय की गद्दी पर बैठे जो जज होते हैं वो ये पूरे केस को स्टडी करें, इस पूरे केस की जो वो है समझें और उसके बाद
500 रुपये का फाइन लगा दें और 2 घंटे की जुडिशियल कस्टडी देकर जो मेरे आरोपी हैं उनको छोड़ दें। तो ये मेरी इंसल्ट होगी, एक मरे हुए आदमी की इंसल्ट होगी। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस केस पर ठीक से सुनवाई की जानी चाहिए। और सारे सबूत मैं आपको मेल कर रहा हूँ, सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर रहा हूँ, एक एक करके आप सारे सबूतों को देख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा पन्ना है उस पर अतुल ने और भी बेहद चौंकाने वाली चीज़ें लिखी हैं। अतुल ने साफ तौर पर, आप इसे पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अतुल ने लिखा कि वो कैसे कैसे लोगों से डील कर रहा है। तूने लिखा व्हाट यू आर डीलिंग विद इज अ, वो आगे कुछ पॉइंटर्स बताता है, मैं आपको वो पॉइंटर समझाऊंगी। और साथ ही साथ लिख रहा है न्याय प्रणाली किन चीज़ों से डील कर रही है वो भी। तो देखिए अतुल ने लिखा एक शेमलेस डॉटर। सबसे पहले अतुल ने लिखा कि उसने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा, जो उनके मरे हुए पिता हैं उनका भी फ़ायदा उठाकर मेरे ऊपर फॉल्स केस लगा दिए। तो वो एक शेमलेस डॉटर है। दूसरा कैरेक्टरलेस वाइफ है, क्योंकि अतुल का कहना है कि वो बार बार डिमांड कर रही थी कुछ अलग तरीके से रिलेशन बनाने की, कुछ ऐसी चीज़ें करने की, और वो चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं होनी चाहिए। ये अतुल ने लिखा। वो एक पति और पत्नी के बीच की बातें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आनी चाहिए। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो जिस तरीके से चीज़ें डिमांड कर रही थी वो सारी चीज़ें गलत थी और कहीं से भी सही नहीं थी। और उसने बोला कि अगर ऐसा होता रहेगा तो आप ये समझिए कि एक महिला का गुलाम बन जाएगा एक आदमी। इसके अलावा तीसरे पॉइंट पे अतुल लिखते हैं विक्ट मदर, मतलब कि बहुत ही चालाक शातिर एक मदर है। ये जानती है कि इसके बेटे को, इस अपने बच्चे को कैसे हथियार बनाकर उसके ही पिता के खिलाफ यूज़ करना है और उसके पिता को एक तरीके से पूरी तरीके से तोड़ देना है। उनकी जो कमर है पूरी तरीके से तोड़ दो, उनको फाइनेंशियली तोड़ दो, उनको मेंटली तोड़ दो। ये महिला ठीक तरीके से जानती है, क्योंकि इतनी शातिर है, ये अपने बच्चे का इस्तेमाल कर रही थी। साथ ही साथ वो कहते हैं अगले पॉइंट में कि ये जितनी भी चीज़ें लगाई गई हैं, जो फॉल्स केसेस लगाए गए, जो उनके परिवार वाले लगा रहे हैं, ये दिखाता है कितनी करप्ट है, कितनी भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो कितनी ज़्यादा पैसों की भूखी है। ये सारी चीज़ें अतुल ने लिखी अपनी बीवी के लिए और बताया कि वो किन चीज़ों से गुजर रहे थे और कैसा कैसा दर्द महसूस कर रहे थे। साथ ही उन्होंने लिखा है आगे के सेक्शन में कुछ पॉइंटर्स और हैं, 4 पॉइंट बनाकर लिखे हैं। ये लिखे हैं न्याय प्रणाली के लिए और कहा है कि सर मैं तो डील कर ही रहा हूँ जिन लोगों से, लेकिन कुछ लोगों से आप भी डील कर रहे हैं, आपकी कानून व्यवस्था भी डील करिए। कैसे डील करिए? तो देखिए पहले पॉइंट में अतुल लिखते हैं करप्ट जज। जैसे कि आपको पता है कि उन्होंने रीता कौशिक नाम की जो एक जज हैं उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने पेशगी मांगी, उन्होंने पैसे मांगे थे कि हम सेटलमेंट करा देंगे, तुम पहले 3 लाख दे दो, फिर 5 लाख की डिमांड की गई। तो इस पर वो कहना चाह रहे हैं अतुल कि जहाँ जहाँ भी कोर्ट रूम है ना वहाँ पर करप्शन है, करप्टेड जज बैठे हुए हैं, डेली रूटीन पे वो लोगों से पैसे मांग रहे हैं। और अतुल ने लिखा कि अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो एक बार आप सर्वे करवाया, यूँ कहिए कि आप उन केसेस को पुराने निकाल कर देखिए। मुझे उम्मीद है कि एक आदमी तो आगे आएगा और वो बताएगा कि कैसे उससे कोर्ट रूम में घूस मांगी गई थी। ये अतुल का कहना है। अगला वो कहते हैं कि एविल जज, यानी कि बहुत ही जो कहते हैं ना उनका जो क्रूर चेहरा होता है या बहुत ही खौफनाक चेहरा होता है, उनके मन में घृणा होती है, तो उस तरीके के लोगों को बता रहे हैं, एक जज को ऐसा रूप दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब सोचिए एक व्यक्ति जज कोर्ट रूम में खड़ा है और वो बोलता है कि अगर जज साहब ऐसा ही रहा, मुझ पे झूठे आरोप लगते रहे तो मैं मर जाऊंगा। और ऐसा बोलने पर सामने वाली जो महिला है वो और वो जज है वो हंस दे या वो तीखी मुस्कान दे दे तो सामने वाले पर क्या बीतेगी। तो वो दिखा रहे हैं कि आप ऐसी जो आपकी प्रणाली है, आपकी जो कानून व्यवस्था है, आप उसमें ऐसे जजेस से भी आप कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं और इस वजह से जो आपकी कानून व्यवस्था है वो कमज़ोर और लचर होती जा रही है। इसके बाद वो आगे भी लिखते हैं कि जो जज हैं उनकी कमी पहली चीज़ लिखते हैं और साथ ही साथ वो बताते हैं कि कैसे जो ये लोग एक्स्ट्रा पैसे खा रहे हैं, जो जनता के पैसे हैं, जो हम टैक्स भरते हैं, उनके पैसे से इनकी लाइफ कैसे बहुत ही ज़्यादा लेविश होती जा रही है। अगले पॉइंट में वो लिखते हैं कि ओवरपेड जज, मतलब उनको इतनी नॉलेज नहीं है, उनको नहीं पता, क्योंकि वो रीता कौशिक की टिप्पणी करते हैं और बोलते हैं कि आप देखिए कि मेरी सैलरी आप समझिए कितनी है, आप लोग जानते हैं मेरी सैलरी कितनी है, लेकिन उसके बावजूद वो जज फैसला सुनाते हैं कि आपको 40,000 रुपये मेंटेनेंस देने अपने बच्चे के लिए और 40,000 देने अपनी बीवी के लिए। तो 80,000 रुपये मैं हर महीना अपनी बीवी और बच्चे के लिए दूंगा। एक 3-4 साल का बच्चा 40,000 रुपये की मेंटेनेंस का क्या करेगा? 3-4 साल के बच्चे के लिए क्या 40,000 रुपये मेंटेनेंस लगते हैं? तो ऐसे जज बैठे हुए हैं जिनकी सैलरी तो बहुत है लेकिन उनकी सोचने की क्षमता नहीं है, उनकी न्याय करने की क्षमता नहीं है और वो सीधे सीधे उनकी नॉलेज पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे जजेस से, ऐसी ऐसी न्याय प्रणाली से और ऐसे ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं और इसीलिए जो आपकी व्यवस्था है वो कमज़ोर होती जा रही है। अब आगे कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो बेहद आपके लिए जानना ज़रूरी है, आप वो भी समझिए। अतुल ने ज्ञान का सेक्शन भी बनाया जिसमें वो न्याय प्रणाली को बहुत तरीके से ज्ञान दे रहे हैं, वो भी समझिए। और साथ ही साथ जाते जाते अतुल ने बहुत ही मार्मिक चीज़ें लिख दी हैं जो हर किसी के लिए सुनना बेहद ज़रूरी है।
देखिए, जो वनिता ने पॉइंट उठाया उसमें से मैं आखिरी पॉइंट इस पढ़ने का जो उन्होंने खास तौर पर जो आखिरी लाइन जब वो इस दुनिया को छोड़ के जा रहे थे अतुल सुभाष, तो उन्होंने एक आखिरी लाइन एक जो लिखी है जो हर किसी को सुनना और समझना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जज साहब, जो भी मुझसे गुस्ताखी हुई हो, जो भी मुझसे गलती हुई हो, इस डॉक्यूमेंट के बाद उन्होंने ये लिखा कि मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं एक मरता हुआ टैक्स पेयर हूँ, और एक मरते हुए टैक्स पेयर की बस एक डिमांड है, बहुत ही सिंपल सी, कि मर्द के जेब पर फोकस ना करते हुए अगर न्याय प्रणाली या जो जज की कुर्सी पर जो बैठे जो लोग हैं वो ये देखें कि केस क्या सच में जायज़ है या नहीं है, या ये ना देखें कि जो मर्द की जो जेब है उसे किस तरीके से खाली करना है। एक मरते हुए टैक्स पेयर की सिंपल सी डिमांड है। अब उसके बाद वो माफ़ी मांगते हैं इस डॉक्यूमेंट को रिलीज़ करने के बाद। तो शायद आप समझ गए होंगे धीरे धीरे कि क्यों चीज़ें ये डॉक्यूमेंट गायब होने की जो चीज़ें क्यों इतनी ज़्यादा उग्र हो गई और रहस्यमयी हो गई। हम बात करेंगे इस डॉक्यूमेंट के बारे में, लेकिन चलिए आपको शुरुआत में एक चीज़ ये भी बता दें कि जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि निकिता की सैलरी कितनी है, तो निकिता गुरुग्राम के एक नामी IT फर्म में काम करती है। उस कंपनी का प्राइवेट कंपनी है। उस प्राइवेट कंपनी की जो ट्विटर हैंडल है अचानक से बंद हो गया है, उसमें कोई ना पोस्ट देख सकता है, उसे होल्ड कर दिया गया है, तो कोई भी पोस्ट बाहर नहीं आ पा रहा है। और तमाम इसके पहले सोशल मीडिया पर भी कई लोग ये कह रहे थे कि निकिता सिंघानिया को जॉब से निकालो, और लोग टैग कर करके उस कंपनी और उस कंपनी के CEO को बता रहे थे। अब दोनों ने अपने अकाउंट प्राइवेट कर दिए हैं। अब जब हम इसकी पड़ताल कर रहे थे तो हमें पता लगा कि जो निकिता सिंघानिया की जो सैलरी है वो है 78,845 रुपीज़। ध्यान से सुनिए, 78845। ये जो मैंने आपको 5 अंकों का जो डिजिट बताया, ये उसकी मंथली सैलरी थी। अब लगभग 80,000 रुपये कमाने वाली एक महिला अगर अपने पति से डिमांड करे कि मुझे 44,000 या 40,000 की बच्चे की मेंटेनेंस की पैसे चाहिए, तो ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। जब इसके बारे में जब पूछा गया निकिता से, तो निकिता ने बेहद ही अजीब या कहें दिखाया कि उसने बताया कि बहुत एक रीज़न दिया। रीज़न सुनिए, उसने ये कहा कि जौनपुर में उसने 60 लाख रुपए का एक मकान खरीदा है। इसके लिए जो किस्त जाती है, जो EMI जाती है, वो जाती है 49,000 रुपीज़। इसके अलावा 19,000 रुपए की एक और EMI जाती है, तो लगभग हो जाते 67 या 68 के आसपास। बचते हैं मैडम के पास 10,000। अब इस 10,000 रुपए में वो अपने बच्चे की देखभाल कैसे करेंगी, इसलिए वो अपने पति से पैसे की डिमांड कर रही थी। मतलब बच्चा जो है वो माँ ने अपने पैसे सिर्फ और सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए खर्च कर दिए। अब जो बच्चा है वो सिर्फ अपने किसके रहमो करम पर है, अपने पिता के रहमो करम पर है, क्योंकि माता ने तो उस पैसों का मकान ले लिया है, ऐशो आराम की सारी ज़रूरतें पूरी कर ली हैं। अब बच्चा रहे तो रहे कैसे, अपने पिता के साथ रहे। अब ये सारी चीज़ें जो खुलकर के सामने आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है। अब जैसा कि हमने बताया कि डॉक्यूमेंट क्यों गायब हुआ था, तो डॉक्यूमेंट क्यों गायब हुआ था उसके जब तीसरे पन्ने में हम जब आते हैं, जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसमें आपको साफ तौर पे दिखेगा एक जज साहिबा है, वहां पे एक महिला है और एक पुरुष है। अब जज साहिबा उसमें कहती हैं कि सबूत, एविडेंस जो इंग्लिश में लिखा है उसका मतलब होता है हिंदी में सबूत। अब वहां पर जो मर्द है वो कहता है कि मेरे पास तमाम सबूत हैं और उसके हाथ में फाइल्स भी दिखाई देते हैं, लेकिन जो महिला है वो एक कार्ड देती है जज साहिबा को, उसमें लिखा है उमर, मतलब औरत। अब इसके बाद जो जज साहिबा क्या बताती हैं, बट सॉरी यू आर अ मैन। मतलब इस तस्वीर को दिखाकर उनका सीधा सा ये कहने का मतलब था कि एक मर्द के पास चाहे जितने भी सबूत हों, क्योंकि वो मर्द है इसलिए वो इस न्याय प्रणाली में या इस केस में अक्सर हार जाता है। अब इस तस्वीर के बाद शुरू होता है, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि इस पूरे डॉक्यूमेंट को 3 सेक्शन में बांटा गया था। पहला सेक्शन था इंट्रोडक्शन का, दूसरा सेक्शन था ज्ञान सेक्शन और तीसरा था ट्रोलिंग सेक्शन। तो इस तस्वीर के बाद शुरू होता है ज्ञान सेक्शन, जो पेज नंबर 4 से शुरू होकर लगभग कई पेजेस में जाता है। हाँ, मैं आपको ये चीज बताना भूल गया, हम इस डॉक्यूमेंट को अपने डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, हम इस डॉक्यूमेंट को अपने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देंगे, ताकि जो तमाम लोग, जितने भी लोग इस स्टोरी को सुन रहे हैं या समझना चाहते हैं इस केस को,
वो जाकर इस लिंक को क्लिक कर इस डॉक्यूमेंट का एक्सेस ले सकते हैं। बिल्कुल, जितने भी क्रांतक के व्यूअर्स हैं इन सब के लिए मैं ये डॉक्यूमेंट हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में डाल दें, ताकि कोई और भी इस डॉक्यूमेंट को डिलीट ना कर सके। ये डॉक्यूमेंट हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं। दोबारा से अतुल सुभाष के अकाउंट से जिस किसी ने भी इसे डिलीट करने की कोशिश की थी उसके मुंह पर एक करारा तमाचा होगा, क्योंकि आज हम इस पूरे डॉक्यूमेंट को पब्लिकली अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपने कमेंट सेक्शन में, इसे पब्लिक फोरम में सबके पढ़ने के लिए डाल रहे हैं। अब जैसा कि अब पेज नंबर 4 में जब आप आते हैं तो तस्वीर के नीचे ज्ञान सेक्शन लिखा होता है, और ज्ञान सेक्शन से कहने का मतलब जो अतुल हैं वो तमाम तरीकों से केस स्टडी करते हैं कि आसपास उनके समाज में या उनके देश में कौन कौन से बड़े केसेस चल रहे हैं। तो वो हेडलाइन बनाते हैं, और हेडलाइन बनाने के बाद वो हर तरीके से उसके नीचे एक न्यूज़ आर्टिकल का लिंक लगा देते हैं, या तो यूट्यूब का लिंक लगा देते हैं। पेज नंबर 5 में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हेडलाइन है, फिर उसके नीचे लिंक्स हैं, और तमाम तरीकों से उन्होंने इसका पूरा ब्यौरा दे रखा है। अब इसके लिए उन्होंने साफ तौर पे दिखाने की कोशिश की कि उनके पास सबूतों की कोई कमी नहीं है, और सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं, उनके आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं सबके साथ ये कहीं ना कहीं चीजें हो रही हैं। अब जब पेज नंबर 7 में आते हैं तो आपको दिखाई देगा ट्रोलिंग सेक्शन। ट्रोलिंग सेक्शन से कहने का मतलब वो सीधे तौर पर न्याय प्रणाली से सवाल उठा रहे हैं कि भैया देखो, सिर्फ मैं ही नहीं, तमाम जगह पर बात हो रही है, न्यूज आर्टिकल्स के जरिए बात हो रही है, यूट्यूब के लिंक्स के जरिए बात हो रही है। तो पेज नंबर 5 से लेकर लगभग पन्ने आप पलटते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, लगभग 11 पन्नों तक वो हर एक जगह एक अपने एक हेडलाइन लिखते हैं, उसके नीचे लिंक लगाते हैं उस स्टोरी का जो स्टोरी उनसे शायद हूबहू मिलती है, और जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से महिलाओं ने इस अधिकार का गलत फायदा उठाकर मर्दों के साथ अत्याचार किया है। फिर हम 12वें पन्ने पर आते हैं, और फिर हमें एक तस्वीर नजर आती है। इस तस्वीर में अगर आप ध्यान से देखेंगे और जो उसके ऊपर हेडलाइन लिखी है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं, फिर बताता हूं इसका मतलब क्या है। वो ये लिखते हैं, जजेस वुड वांट टू एंजॉय ऑल द पर्क्स, वुड वांट द पब्लिक टू बी डिवाइड द बेसिक एमिनिटीज। हिंदी में इसका मतलब ये कि जजेस चाहते हैं कि उस सारे जो पर्क्स हैं, पर्क्स से कहने का मतलब जो ऐशो आराम है, उन सारी चीजें मिलें, लेकिन जो आम पब्लिक है उन्हें इन सब चीज से नदारद रखा जाए। ये ऐसा अतुल सुभाष, उसके बाद वो इंडियन एक्सप्रेस का जो आर्टिकल है उसके नीचे वो लगाते हैं, और उसके नीचे वो तस्वीर लगाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुपर बाइक जिस पर वो बैठे हुए हैं। इसके बाद वो अगली तस्वीर लगाते हैं जिसमें वो साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास कितनी बड़ी अच्छी और लग्जरी कार है। इसके नीचे जो लिखते हैं उसको ध्यान से सुनिए। अब वो मैं आपको हिंदी में मतलब बताऊंगा, लेकिन पहले इंग्लिश में सुनिए उन्होंने लिखा क्या। इंग्लिश में लिखते हैं कि मोर जजेस विल डू ऑल अदर थिंग्स लाइक एक्टिविज्म, पॉलिटिक्स, हेडलाइन ग्रैबिंग, सोशल जस्टिस, मोरल पॉलिसिंग, पुलिस फ्री स्पीच, मिस यूजिंग पावर ऑफ स्टेट। लबोलवाब इसका कहने का मतलब कि जो जजेस हैं वो हर तरीके से ये दिखाना चाहेंगे कि देखिए जो अपनी सैलरी इंक्रीज करने के लिए वो बातें रखते हैं, तमाम तरीकों से फैसिलिटीज के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल काम उन्हें करना चाहिए वो इससे पीछे हट जाते हैं। ऐसा अतुल सुभाष अपने 13वें नंबर के पन्नों पर लिखते हैं, और सीधा जो गाड़ी के नीचे जो पॉइंटर्स बनाते हैं उस पर उन्होंने लिखा है। इसके बाद वो एक अहम पॉइंट सामने रखते हैं। वो ये कहते हैं कि जो भारतीय महिलाएं हैं वो एक ड्रैकोनियन लॉ, मतलब एक खून चूसने वाला कानून जो बनाते हैं जिसमें हर वक्त एक मर्द की मौत होती है, और ये जो रेट है ये किसी भी आतंकवादी हमले से 100 गुना ज्यादा बड़ी है। अब वो क्या लिखते हैं ध्यान से सुनिएगा। 527 मर्द कारगिल जंग में मरे थे, शहीद हुए थे, माफ कीजिएगा। इसके बाद वो लिखते हैं 2390 जो पर्ल हार्बर, मतलब जो जापान और जो अमेरिका के बीच में जब जंग हुई थी, तो जापान ने जब अमेरिकी नेवी पर हमला किया था तो लगभग 2400 जो सिपाही तो शहीद हुए थे, और 3000 मर्द जो शहीद हुए थे 1965 की लड़ाई में हुए थे। 3848 जो शहीद हुए थे वो 1971 की लड़ाई में हुए थे, लेकिन 64,000 से भी ज्यादा भारतीय मर्दों ने अपनी जान दी है। और क्यों दी है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ झूठी केसेस की वजह से जो उनकी धर्मपत्नी उनके खिलाफ कोर्ट में दायर करती हैं। तो उन्होंने कंपैरिजन करके बताया कि एक जंग में और दुनिया भर में अलग अलग जो जंगें हुई हैं उसमें कितनी मौतें हुई हैं, और भारतीय मर्दों ने सिर्फ झूठे केस की वजह से
64,000 मर्दों को खो दिया है। इसके बाद वो बिजनेस स्टैंडर्ड की एक लिंक लगाते हैं और डेक्कन हर्ल्ड का एक और लिंक लगाते हैं जिसमें उन्होंने इस बात में पूरी गवाही दी गई है या इस पूरी न्यूज आर्टिकल का ब्यौरा दिया गया है। अब एक पॉइंट और वो आखिर में लिखते हैं, वो ये लिखते हैं कि वो इस देश की भविष्य का जो टैलेंट है वो सिर्फ और सिर्फ जो कोर्ट की जजेस हैं उनके सामने छोड़ते हैं और वही डिसाइड करें कि भारतीय मर्दों का भविष्य क्या होगा। इसके बाद जब हम 14वें पन्ने पर आते हैं तो वो ये लिखते हैं कि न्यायमूर्ति की जो थी आंखें खोल दी गई थी। तो उनका ये कहना है अतुल सुभाष का कि जो न्यायमूर्ति की आपने आंखें तो खोल दी, लेकिन असल में आपको ये करना चाहिए था कि आपको झूठे केस और जो असली केस है उसके बीच में बदलाव लाने की जरूरत थी। आपको ये फोकस करना चाहिए था कि आपकी जो भ्रष्टाचार है उसे कम किया जा सके, लेकिन ये सब ना करते हुए आप सिर्फ और सिर्फ जो न्याय की देवी उसकी पट्टी खोलकर दिखाना चाहते हैं कि काम हो रहा है, लेकिन असल में काम धरातल पर नहीं हो रहा है। ऐसा अतुल सुभाष ने अपने इस डॉक्यूमेंट के जरिए बताने की कोशिश की है। अब वो आगे बहुत सारी बातें लिखते हैं। वो ये कहते हैं कि आने वाले वक्त में जिस तरीके का माहौल है उसमें आने वाले वक्त में ये होगा कि शादी सिर्फ और सिर्फ स्कैम करने का जरिया बन जाएगा। मर्दों की जेब से पैसे कैसे काटने हैं, पैसे लूटने हैं, सिर्फ उसका जरिया बन जाएगा। क्योंकि आज दुनिया भर में जितने भी स्कैम होते हैं उसमें शादी सबसे बड़ी स्कैम बनकर सामने आएगी। ऐसा अतुल सुभाष अपनी चीज़ों में दावा करते हैं और हर एक पन्ने के नीचे वो सिग्नेचर करते हुए चलते हैं और अतुल सुभाष 9 दिसंबर 2024 की तारीख डालते हैं। अब हम आ गए हैं सेकंड लास्ट पन्नों पे। 16 जो पन्ना है उसमें वो कहते हैं कि देखिए जितनी भी उनसे बातें उन्होंने पीछे लिखी हैं पन्नों में उस सब के लिए वो माफ़ी तो मांगते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि देखिए जो मैंने बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे समाज की सच्चाई है। और ये लक्ष्मण रेखा, मतलब उन्होंने एक लाइन कही है और उन्होंने ये कहा है कि देखिए जो भारतीय जो न्याय व्यवस्था है उसके अपनी लक्ष्मण रेखा पता होना चाहिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। अब उनका ये भी कहना है कि सीधे तौर पर ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ी सी अटपटी हमें भी लगी। उन्होंने ये कहा कि अब पिछले 3 सालों से जब वो केस लड़ रहे थे तो उन्हें ये समझ में आया कि जो भारत के जो लोग हैं वो जिस तरीके से अमेरिका में लोगों को अपने पास बंदूक रखने की इजाज़त दी गई है, तो कुछ इसी तरीके से भारत के लोगों को भी अपने पास हथियार रखने की इजाज़त मिल जाए, जिसके बाद हो सकता है कि जो अदालत में जो बैठे जज हैं वो कुछ फैसले उनकी हक में सुनाएं। क्योंकि जब तक लोगों के पास हथियार नहीं होगा लोगों में डर का माहौल नहीं बना रहेगा। ऐसा उन्होंने अमेरिका का एग्जाम्पल देकर अपने 16 पन्ने पर ये चीज़ें बताई हैं। अब इसे आप पूरी तरीके से जायज़ तो नहीं मान सकते क्योंकि बंदूक रखना और डराना धमकाना कहीं से भी जायज़ नहीं हो सकता है। अब वो आखिर में लिखते हैं फीलिंग गुड आफ्टर एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ ऑनेस्टली एंड नाउ डिलीटिंग माई सेल्फ विदाउट फियर बीइंग स्लैप्ड विद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आई होप आई डोंट फेल इन डिस्ट्रॉइंग माई सेल्फ। अब वो ये जानते थे कि क्योंकि उन्होंने कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी कई ऐसी बातें कही हैं जो शायद कोर्ट को चुभ सकती है, तो कोर्ट उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना लगा दे, इसलिए वो अपनी जिंदगी को ही इस दुनिया से डिलीट कर रहे हैं। बहुत ही गहरी बात है। और इसके बाद वो दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और वो ये भी लिखते हैं कि जो रेवड़ी बढ़ी जाती है, जो फ्री के टैक्स पेयर के पैसे से लोगों को फ्री में जो चीज़ें दी जाती हैं वो ये सब चीज़ें ना हो, और जो भारतीय मर्द हैं उनका आप जूस निकाल रहे हैं बार बार वो कितना टैक्स दे दे, लेकिन एक टाइम के बाद भी किसी की भी क्षमता खत्म हो जाती है। और जिसके बाद अतुल सुभाष का ये कहना है कि वो तमाम लोगों से माफ़ी मांगते हैं और जजेस से ये भी कहते हैं कि भारतीय मर्दों की जेबों पर उतना बोझ ना दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाए कि केस सही है या गलत है। अब वो इसके बाद एक और यूट्यूब वीडियो डालते हैं और आखिर में वो यही कहते हैं कि देखिए जो चीज़ें हैं हमने आपके सामने रखी हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगने जा रहा है इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी पहले डिलीट कर रहा हूँ। और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट गायब हो जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि इस कागजात को गायब करने के पीछे शायद कौन हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं जो कई लोगों को चुभ सकती है। इसलिए हम इस डॉक्यूमेंट को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपने डिस्क्रिप्शन में अपने पिन में पिन कर रहे हैं ताकि जाकर भी कोई इस डॉक्यूमेंट को दोबारा से डिलीट
ना कर पाए। ये डॉक्यूमेंट हर किसी के हाथ में हो, आप भी पढ़ सकते हैं और आप भी पढ़ के समझिए अतुल सुभाष अपने इस डॉक्यूमेंट के जरिए वो क्या सवाल खड़े करना चाह रहे थे, वो क्या बातें लोगों को समझाना चाह रहे थे। फिलहाल के लिए बीवी और जो उनकी माँ हैं और जो उनके भाई हैं वो पुलिस अरेस्ट में हैं और जो एक शख्स को जमानत भी मिल चुकी है। तो इन सब के बाद ये चीज़ तो समझ में आ चुकी है कि देखिए, और आखिर में आपको मैं ये भी बता दूं, उन्होंने जो अपने पन्ने पे लिखा है, उन्होंने ये लिखा है, इंडियन लीगल सिस्टम एज अ फ्रॉड, अ कॉमेडी, अ फैंटम, अ ब्लैकमेल। मतलब उन्होंने सीधे तौर पर कोर्ट को ये कहते हैं कि वो एक कॉमेडी है, फ्रॉड है और ब्लैकमेल करने का एक जरिया बन गई है कोर्ट। फिलहाल इस पूरे मामले में जो भी नए अपडेट्स आते रहेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।